कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पंक्चुएशन पर बातचीत कर रहे थे, तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, जब किसी से हम डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर क्वेश्चन पूछने के लिए आप क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन क्लास फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ना होकर क्लास बन जाती है, तो क्लास के साथ आप कोई क्लास बन रही है तो फिर उसके साथ आप क्वेश्चन मार्क का यूज ना करें। देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है डू यू नो मी, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आर यू गोइंग टू कौशाम्बी, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लगाइए? क्वेश्चन मार्क का यूज कर लीजिए। किंतु किसी इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का नहीं। अब देखिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? दरअसल इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्लाज आ जाए, कोई क्लाज आ जाए, तो क्लाज के साथ तो जाहिर सी बात है फुल स्टॉप लगेगा, उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगाना आपको? ठीक, जैसे लिखा है, जैसे ऐसे मैं लिख दूं, सी आस्क्ड मी व्हाट योर देख, he asked me what she did। अब इसमें आप ये लिखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्लास है, नाउन क्लास, ये हमारा क्या है? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखिएगा, अब ये क्लास है, अब इस क्लास के साथ आप क्वेश्चन मार्क थोड़ी नहीं लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। तो कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, लेकिन अगर वो क्लास फॉर्म में है तो फिर क्लास के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, क्लास के साथ आप क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिए, जैसे लिखा है ही आस्क्ड मी वेदर आई हेल्प्ड हर। अब देखिए, आस्क हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, ये हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी नाउन क्लास, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब नाउन क्लास के साथ आप क्वेश्चन मार्क थोड़ी नहीं लगाएंगे, ये तो क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। फिर लिखेगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई वांटेड टू गो होम। अब देखिए, जो लिखा है व्हाई आई वांटेड टू गो होम, एक्चुअली ये नाउन क्लास है, आस्क हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और व्हाई आई वांटेड टू गो होम ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कोई क्लास हो गई, नाउन क्लास के साथ आप काम थोड़ी नहीं, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क थोड़ी नहीं लगाएंगे भाई। क्वेश्चन मार्क लगता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ये तो एक क्लास बना रहा है। तो फिर ध्यान रखिएगा, जब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो, क्लास फॉर्म में ना हो, तभी आप क्वेश्चन मार्क का यूज करें। कोई क्लास आ जाएगी तो क्लास के साथ आप फुल स्टॉप लगाइए, ऐसे थोड़ी नहीं कि वहां पे आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। आइए और देख लेते हैं, यूज हाउ टू यूज क्वेश्चन मार्क विथ कोटेशन मार्क। मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड कामा आ गया, तो इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन मार्क का यूज कहां करते हैं? एक्चुअली क्वेश्चन मार्क का यूज क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कोई भी पंक्चुएशन हो, उसको मान लीजिए क्वेश्चन मार्क हो, चाहे फुल स्टॉप हो, और चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, इनका यूज इन्वर्टेड कामाज के अंदर ही किया जाता है। क्योंकि बात जब जहां बात खत्म होती है उसके बाद आपको फुल स्टॉप की आवश्यकता है तो फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क की आवश्यकता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। किसी की कही गई बात को हूबहू जब वैसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कामा में इसको लिखते हैं, तो इन्वर्टेड कामा तभी बंद होगा जब बात कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि बात कंप्लीट ना हो इन्वर्टेड कामा पहले ही बंद हो जाए। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हो, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, इसका यूज इन्वर्टेड कामाज के अंदर किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई सेंटेंस बड़ा सेंटेंस हो, ठीक है, अब सेंटेंस के बीच में ही किसी कही गई बात को वैसे ही लिख दिया जाए, तो जाहिर सी बात है किसी कही गई बात को हूबहू वैसे लिख देंगे तो वहां इन्वर्टेड कामा लगेगा। तो फिर अब क्वेश्चन मार्क हो या फुल स्टॉप हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, वो कहां लगेगा? जहां सेंटेंस कंप्लीट होगा वहां। तो आपको ध्यान रखना है, इसको रटना नहीं है, ध्यान रखिए कि बात कंप्लीट कहां हो रही है। ठीक, आइए देख लेते हैं, बहरहाल आप समझ में आ जाएगा। देखिए, लिखा है हाउ टू यूज क्वेश्चन मार्क विथ कोटेशन मार्क। देखिए, सामान्यतः क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कोटेशन मार्क के अंदर होता है, बस यही सी बात है। क्वेश्चन मार्क का यूज कहां करते हैं आप? कोटेशन मार्क के अंदर। जैसे लिखा है सी आस्क्ड कैन यू कम टू माई होम टुमारो। अब एक्चुअली है क्या, ये जो बात है कैन यू कम टू
माई होम टुमारो, ये बात कंप्लीट होगी तब जब आप क्वेश्चन मार्क यहां रख देंगे तब। और जब आप क्वेश्चन मार्क को बाहर रख रहे हैं तो ये बात अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, तो सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये बात ऐसी है, सी आस्क्ड कैन यू कम टू माई होम टुमारो, अब ये बात कंप्लीट हो गई। जब ये बात कंप्लीट हो गई तो फिर आपने क्या किया, इन्वर्टेड कामाज के अंदर इसको बंद कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, ये इनका यूज इन्वर्टेड कामाज के अंदर ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बात अगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले बीच में ही कोई किसी कही गई बात आ गई है तो फिर उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर आप बंद करेंगे। ठीक, आइए देखते समझ में आएगी बात आपको। देखिए लिखा है, किंतु यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कोटेशन मार्क के बाहर प्रयोग किया जाता है। समझिएगा मेरी बात को, यानी क्वेश्चन मार्क का यूज आप कहां करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज हम करते हैं इन्वर्टेड कामाज के अंदर, यानी जहां बात कंप्लीट होती है वहीं पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर फुल स्टॉप भी होता तब भी आप सेंटेंस जहां कंप्लीट होता, ठीक है, तो आप फुल स्टॉप लगाते, फिर क्या लगाते, इन्वर्टेड कामा लगाते। एक्सक्लेमेशन मार्क होता तब भी आप ये इसको कंप्लीट करते सेंटेंस और उसके बाद आप इन्वर्टेड कामा बंद करते। ठीक है, ये है पूरी बात। अब देखिए क्या कह रहा है, किंतु यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सेंटेंस के अंदर ही कोई कोटेशन मार्क आ जाए, ये सेंटेंस कंप्लीट ना हो, सेंटेंस के अंदर ही कोई कोटेशन मार्क आ जाए तो जाहिर सी बात है, तो फिर जब सेंटेंस के अंदर ही कोटेशन मार्क आ जाएगा तो सेंटेंस जहां कंप्लीट होगा वहां आप लगाएंगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, और क्वेश्चन मार्क कहां आ जाएगा, इन्हीं के अंदर आ जाएगा। जैसे देखिए लिखा है, डू यू एग्री विद द सेइंग, डू यू एग्री विद द सेइंग, क्या आप सहमत हैं इस सेइंग से, क्या सेइंग, टाइम इज मनी। अब बहुत ध्यान समझने की बात है, एक्चुअली ये बात पूरी, ये पूरी बात ही यहां कंप्लीट हो रही है, ये ऐसे, ठीक है, ये बात यहां कंप्लीट हो रही है। अच्छा, यहां कहां कंप्लीट हो रही है तो समझिएगा, कह रहा है डू यू एग्री विद द सेइंग, क्या आप सहमत हैं उस सेइंग से, सेइंग क्या है, अब सेइंग लिखी गई है, अब किसी कही गई बात को हूबहू वैसे लिख रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे टाइम इज मनी। अब देखिए, अब ये बात कंप्लीट हुई यहां दरअसल, और अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे यहां, क्योंकि बात ही कंप्लीट हो रही है। ये देखिए ऐसे है, डू यू एग्री विद द सेइंग टाइम इज मनी, अब बात हो गई कंप्लीट। देखिए अब ये बात कंप्लीट हुई है, और जब बात कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जो इन्वर्टेड कामाज आए हैं, एक्चुअली ये इस क्वेश्चन की ये पार्ट है, किसी कही गई बात को आप हूबहू वैसे ही लिख रहे हैं तो बात अब कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चन कंप्लीट कहां हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहां पे जाके, ये यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जब यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो फिर आप क्वेश्चन मार्क कहां लगाएंगे, जहां क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है वहां। एक्चुअली जो लिखा है टाइम इज मनी, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। जो लिखा है डू यू एग्री विद द सेइंग टाइम इज मनी, तो आप इसको इस तरह समझ समझिए कि ये देखिए क्या है, डू यू एग्री विद द सेइंग टाइम इज मनी, ये पूरा अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो बात लिखी है ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, और किसी कही गई बात को हूबहू वैसे लिखा गया है, इसलिए आपने उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद किया। अब ये बात यहां कंप्लीट हो रही है, जब बात यहां कंप्लीट हो रही है तो अब क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, यानी जहां ये बात देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे बात कैन यू कम टू माई होम टुमारो, ये बात यहां कंप्लीट हो गई, तो बात कंप्लीट हो गई तो आपने इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको बंद कर दिया। लेकिन ये क्या है, जो लिखा है टाइम इज मनी ना, ये क्वेश्चन के अंदर ही आ गया है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो फिर जहां क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहां आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से कि जहां बात कंप्लीट होती है, जहां बात कंप्लीट होती है वहीं पे आप यूज करिएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क का। ये जो लिखा है टाइम इज मनी, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है पूरा यहां तक, इसको आप अलग ना समझें। ठीक, अब ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है डू यू एग्री विद द सेइंग, ये क्वेश्चन अब यहां कंप्लीट हुआ, तो अब जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन का ही पार्ट था इसलिए आपने यहां लगाया, समझ पा रहे होंगे। और अगर इसमें देखिए दोनों डिफरेंस है, दोनों में ये लिखा है कैन यू कम टू माई होम टुमारो, अब ये पूरा क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आपने इसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद कर दिया। अब ये क्या है,
ये लिखा है टाइम इज मनी, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अब, जब ये बात आपने कह ली, अब कंप्लीट हुई बात, तो अब आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। आइए अब बिजी जी है, देखिए जो मेन थे वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए। देखिए लिखा है मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन का प्रयोग, ये टाइपिंग एरर है, का प्रयोग इंटरजेक्शन के बाद अथवा ऐसे फ्रेज या सेंटेंस के बाद किया जाता है जो सडन इमोशन या विश को व्यक्त करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, सडन फीलिंग को बताने के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क का प्रयोग हम करते हैं। कोई चीज जब आप सडन फीलिंग, अचानक उठने वाले भाव को बताने के लिए आप यूज करते हैं। जैसे देखिए लिखा है एलास आई एम ruined। अब देखिए क्या है एलास, क्या है एलास, हमारा इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन के बाद देखिए क्या लिखा है, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन का प्रयोग इंटरजेक्शन के बाद अथवा ऐसे फ्रेज या सेंटेंस के बाद किया जाता है जो सडन इमोशन या विश को प्रकट करते हैं। अब देखिए एलास क्या है, एलास हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है, और ये सडन इमोशन है। तो आपने लिखा एलास आई एम ruined, तो इंटरजेक्शन के बाद आप क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। फिर लिखा है मे सक्सेस टच योर फीट। अब ये मे सक्सेस टच योर फीट जो बात आप कह रहे हैं, तो अब सडन इमोशन है, तो अब आपने क्या लग गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल दिस इज, ठीक, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल दिस इज। अब ये बात क्या है, सडन फीलिंग, अचानक से आपने देखी कोई बात, सडन फीलिंग है, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर दिया। शायद समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है असल। अब जितने भी पंक्चुएशन बचे वो सब बिजी हैं, जो मेन थे उसकी चर्चाएं पीछे हो ही चुकी हैं। आइए और बात कर लेते हैं आपसे। देखिए पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, अब इनका यूज कहां होता है इस पे बातचीत कर लेते हैं। देखिए पैरेंथेसिस, देखिए ये जो सिंबल होता है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक। ये जो सिंबल होता है इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, और ये जो सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। अच्छा, इसका यूज पंक्चुएशन में तो बड़ा ना के बराबर होता है, जो थोड़ा बहुत यूज होते हैं वो ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पैरेंथेसिस और ब्रैकेट दोनों का प्रयोग एक साथ होता है, तो जो ब्रैकेट होता है ये अंदर आता है किसके, पैरेंथेसिस के। ये मैथ नहीं है एक्चुअली, ये पंक्चुएशन है, इंग्लिश है। इसमें आप ये मत समझिएगा आप मैथ लगाने लग जाएं, या आप सोचे कि पहले आप इसका यूज कर दें, फिर आप इसका यूज कर दें, और फिर आप इसका यूज कर दें। मैथमेटिक्स नहीं है, इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक। आइए अब बात करते हैं इसमें कहां यूज होता है पैरेंथेसिस, इसमें बातचीत करने चल रहे हैं हम लोग। आइए देखिए लिखा है दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज थ्री पंक्चुएशन मार्क। ये जो तीन पंक्चुएशन मार्क है, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, इसका यूज तो एकदम ना के बराबर होता है, ठीक। तो उसमें सबसे मोस्टली यूज यही होता है। फिर लिखा है वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी लेफ्ट आउट, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो छूट गई है उस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। देखिए लिखा है द इंफॉर्मेशन इन द पैरेंथेसिस इज नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, इट गिव्स एन एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक बात आप समझ लीजिए, पैरेंथेसिस क्या, देखिए समझिएगा, द इंफॉर्मेशन, देखिएगा वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी लेफ्ट आउट, यानी कहने का मतलब पैरेंथेसिस के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं आप दैट कैन बी लेफ्ट आउट, यानी जिनको छोड़ी जा सकती है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, या जो छूट गई है, और छूट तो गई है पर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। देखिए लिखा है द इंफॉर्मेशन इन द पैरेंथेसिस इज नॉट एसेंशियल, जो पैरेंथेसिस के अंदर सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो जरूरी नहीं होती किसके लिए, टू द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, सेंटेंस के ओरिजिनल मीनिंग के लिए। इट गिव्स एन एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, इसकी नीड इतनी होती नहीं है। तो आइए देख लीजिए, देखिए लिखा है माई मदर द वुमैन दैट लव्ड मी। अब देखिए माई मदर द वुमैन दैट लव्ड मी, अभी जो लिखा है द वुमैन दैट लव्ड मी, ये किसके लिए आया है, मां के लिए आया है। एक्चुअली एक प्रकार से हो गया केस इन अपोजिशन। अब एक बात बताइए, ये जो बात है आप बताइए, ये मां के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो है, अगर इसको आप ना भी लिखें सेंटेंस में क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। तो लिखा है माई मदर द वुमैन दैट आई लव्ड दैट द वुमैन दैट लव्ड मी पास्ड अवे इन 2017। अब ये जो बात लिखी है द वुमैन दैट लव्ड मी, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मां के लिए।
तो पैरेंथेसिस के अंदर हम ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज के लिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए लिखा है आई ऑलवेज मिस माई पेरेंट्स, मैं अपने ऑलवेज पेरेंट्स को मिस करता हूं, हु पास्ड अवे इन 2017। अब ये किसके लिए आया है? पेरेंट्स के लिए आया है। अभी जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इससे सेंटेंस में क्या प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पैरेंथेसिस के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, उनसे सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को बताने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। देखिए देखिए लिखा है यदि पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस आता है तो हम उसके अंदर लिखे पहले वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देखिए बढ़िया बात कह रहा है, कह रहा है यदि पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस आता है तो उसके अंदर लिखे, यानी कहने का मतलब क्या है? पैरेंथेसिस के अंदर कोई क्लॉज आ जाए तो उस क्लॉज को आप किसमें लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किंतु यदि पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस ना हो तो हम उसके अंदर लिखे पहले वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखिए यानी पैरेंथेसिस के अंदर क्या है? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज के बारे में, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर पूरी क्लॉज फॉर्म में है तो फिर उसको आप किसमें लिखेंगे? आप उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि दरअसल वो उसी सेंटेंस का पार्ट होता है। कोई फ्रेज आ जाए तो उसको किसमें लिखना है? आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे देखिए लिखा है आई लव प्रीति, शी इज माई नीश। अब देखिए एक चीज क्या है, ये किसके बारे में है? प्रीति के लिए है। अब इस बात की कोई आवश्यकता है नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है प्रीति के लिए। तो अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसमें लिखते हैं? आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। अब देखिए ये पूरी क्लॉज है, जब क्लॉज होगी तो जो पहला सेंटेंस लिखेंगे आप, देखिए चीज समझिएगा, यदि पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस आता है तो उसके अंदर लिखे पहले वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, आप यहां लिखिए उसको स्मॉल लेटर में नहीं, बल्कि किसमें लिखते हैं आप? कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर नहीं, किसमें लिखेंगे आप? कैपिटल लेटर में। जैसे देख लिखा है आई लव प्रीति, शी इज माई नीस। अब ये जो पहला लेटर है इसको आप किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में नहीं। वो गलत बता दिया मैंने आपको। देखिए लिखा है आई ऑलवेज मिस माई पेरेंट्स, दे वर वेरी लवली। अब देखिए जो लिखा है दे वर वेरी लवली, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं? कंप्लीट क्लॉज है कि नहीं? ध्यान रखिएगा पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई कंप्लीट क्लॉज आती है तो उसमें जो पहला लेटर होता है उसको आप किसमें लिखिए? कैपिटल लेटर में लिखिएगा। मैंने आपको गलती से बाय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको बता दिया था कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये गलत टाइप हो गया है। ये स्मॉल लेटर नहीं, यहाँ क्या कर लीजिए आप? कैपिटल लेटर कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई फ्रेज आ जाए तो फिर उसको आप किसमें लिखते हैं? स्मॉल में लिखते हैं। ये उल्टा लिख गया है। कोई कंप्लीट क्लॉज आ जाएगी तो उसमें को आप लिखेंगे किसमें? कैपिटल लेटर में। कोई फ्रेज होगा तो आप लिखेंगे किसमें? स्मॉल लेटर में। ध्यान रखिएगा, इस बात को मैं फिर से बता दूं, किसी भी पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई क्लॉज आ जाए, कोई कंप्लीट क्लॉज आ जाए, कोई प्रिंसिपल क्लॉज आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए पूरा कंप्लीट, तो फिर उसको आप पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। कोई फ्रेज आ जाए तो स्मॉल में लिखते हैं। आइए देखिए लिखा है आई लव प्रीति, शी इज माई नीस। अब देखिए सी हमारा कैपिटल में। आई ऑलवेज मिस माई पेरेंट्स, दे वर वेरी लवली, दे हमारा किसमें? कैपिटल में। वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई समथिंग। देखिए कह रहा है वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई समथिंग। यानी कहने का मतलब यह है किसी चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, किसमें? शब्दों में या अंकों में, और ज्यादा उसको स्पष्ट करने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। जैसे देखिए लिखा है शी हैज गिवन मी 2000 रुपीज। अभी जो लिखा है 2000 रुपीज, ये जो लिखा है 2000 रुपीज, अब इसी को आपने किसमें लिख दिया है? पैरेंथेसिस के अंदर। तो क्या है? वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई समथिंग। ये स्पष्ट कर दिया, इसी बात को आपने दोबारा से स्पष्ट कर दिया फिगर के माध्यम से, अंकों के माध्यम से। तो इस तरह से भी लिखने के लिए आप इसका यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। यही बात शब्दों में लिखी है, इसी बात को आप अंकों में भी लिखना है तो आप किसमें लिख दीजिए? पैरेंथेसिस के अंदर। वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड नंबर्स और लेटर्स
दैट आर यूज्ड फॉर लिस्टेड आइटम। अब देखिए पैरेंथेसिस का यूज आप कर सकते हैं क्या, किसी चीज की नंबरिंग करने के लिए। जैसे आपने कहा ये सामान लेते आओ, सामान नंबर 1, तो जो 1 लिखा आपने उसको पैरेंथेसिस के अंदर, सामान नंबर 2 जो आपने लिखा 2 उसको किसमें लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर। देखिए लिखा है स्टूडेंट्स नीड अ टीचर, स्टूडेंट्स नीड अ टीचर। क्या ही हो गया, देखिए 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 लिखा है स्टूडेंट्स नीड अ टीचर, स्टूडेंट्स को आवश्यकता है टीचर की, हु कैन, जो क्या कर सकता हो, थिंक क्विकली, पहली बात थिंक क्विकली। तो आप बता रहे हैं कौन सी पहली बात, तो उसको आपने किसमें लिख दिया, पैरेंथेसिस के अंदर। दूसरी बात क्या है, ट्रीट स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली। तीसरी बात क्या है, वर्क हार्ड। तो इस तरह से नंबरिंग करने के लिए भी आप पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, पैरेंथेसिस का यूज ज्यादा होता नहीं है, अब आप जान गए हैं कहां कहां होता है, मैंने आपको बता दिया। आइए और देख लीजिए, ये वाली बात आप समझ पा गए होंगे, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस आता है तो हम उसके अंदर लिखे वर्ड को, पहले लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में किसमें, कैपिटल लेटर में। देखिए लिखा गया कैपिटल लेटर में। अगर कोई फ्रेज आ जाता तो आप किसमें लिखते, स्मॉल लेटर में। ठीक, आगे बढ़े। देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, ये जो बात है इसको मैंने, अगर आपको याद हो जब मैं फुल स्टॉप पढ़ा रहा था तो उसमें ये चीज आई थी, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से। देखिए बताता हूं, फुल स्टॉप आने वाला है। देखिए ये देखिए, माई मदर मेड एप्पल पाई फॉर माई बर्थडे। अभी जो देखिए अंदर क्या लिखा है, पैरेंथेसिस के अंदर कोई फ्रेज लिखा है, तो फ्रेज किसमें लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में। और यही पूरा का सेंटेंस आएगा तो किसमें लिखेंगे आप, कैपिटल लेटर में। देखिए ये वाली बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, देखिए यही वाली बात यहां भी है। ठीक है, देखिए फिर समझ लीजिए इसको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे पैरेंथेसिस का। ठीक, उसके बाद कहना यदि पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस ना हो, देखिए क्या लिखा है, यदि पैरेंथेसिस के अंदर कंप्लीट सेंटेंस आता है तो हम उसको किसमें लिखते हैं, उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। गलत लिखा हुआ है, देखिए जो बात लिखी है द वुमैन दैट लव्ड मी, अब आप सोचेंगे द इसमें स्मॉल में क्यों है, दरअसल ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। इस वजह से अगर कंप्लीट सेंटेंस होता जिसका अर्थ पूरा निकलता इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते, अगर इसका पूरा अर्थ निकलता तो ये डब्ल्यू हम क्या बनाते, कैपिटल लेटर में बनाते, क्योंकि इसका कंप्लीट अर्थ नहीं है इसलिए आप इसको स्मॉल में लिखा है। देखिए लिखा यदि पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस आता है तो हम उसके अंदर लिखे पहले वर्ड को कैपिटल लेटर, यहाँ स्मॉल के बदले क्या लिखना है हमको, ये टाइपिंग एरर है, ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ क्या होना चाहिए था, कैपिटल, और यहां होना चाहिए था स्मॉल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और कोई फ्रेज आएगा तो किसमें लिखेंगे आप, स्मॉल लेटर में। देखिए जैसे लिखा है यदि किसी पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंस ना हो उसके अंदर लिखे वर्ड को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कोई फ्रेज आएगा तो किसमें लिखेंगे आप, स्मॉल में, और सेंटेंस आएगा कंप्लीट तो किसमें लिखेंगे, कैपिटल में। जैसे लिखा है आई लव प्रीति, सी इज माई नीस, अब देखिए सी हमारा कैपिटल में, कोई कंप्लीट सेंटेंस आया है। आई ऑलवेज मिस माई पेरेंट्स, दे वर वेरी लवली, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, आपने दे लिखा किसमें, उसमें कैपिटल लेटर में। ठीक, फिर देखिए लिखा है वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई समथिंग, यानी किसी बात को और स्पष्ट करने के लिए, कुछ शब्द ऐड करने के लिए, कुछ फिगर ऐड करने के लिए भी आप पैरेंथेसिस के अंदर यूज करते हैं। जैसे लिखा है शी हैज गिवन मी 2000 रुपीज, अब ये जो 2000 रुपीज है इसी को आपने किसमें लिख दिया, अंकों में लिख दिया, फिगर्स में लिख दिया, तो आपने इसको किसमें लिख दिया, पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड नंबर्स और लेटर्स दैट आर यूज्ड फॉर लिस्टेड आइटम्स, यानी किसी चीज की लिस्ट को बताने के लिए, नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4, उस 1 2 3 4 को भी आप किसमें लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। देखिए लिखा है स्टूडेंट्स नीड अ टीचर, स्टूडेंट को नीड है टीचर की,
हु कैन, पहली बात, थिंक क्विकली, दूसरी बात, ट्रीट स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली, तीसरी बात, वर्क हार्ड। अब ये नंबरिंग बताने के लिए भी, यानी क्रम बताने के लिए भी, नंबरिंग करने के लिए भी आप पेरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। आइए आगे बात कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट का यूज कहां करते हैं? इसका प्रयोग किसी चीज को एकदम स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर लिखी बात को हटाने से वाक्य अस्पष्ट हो जाता है। देखिए फर्क क्या है, जब हम पेरेंथेसिस लगा रहे थे तो वहां जो बात होती थी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती थी, पर ब्रैकेट के अंदर जो बात लिखी होती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो जरूरी होती है उस सेंटेंस के लिए। अतः इसके अंदर लिखी बात को हमें नहीं हटाना चाहिए, जबकि पेरेंथेसिस के अंदर लिखी बात को हटाने से वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए फर्क क्या है दोनों में। पेरेंथेसिस के अंदर कोई बात है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसको हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर लिखी गई बात एसेंशियल होती, जरूरी होती है, उसको हम हटा सकते नहीं है। जैसे लिखा है ही रैन 50 ऑन द हाईवे टू टाउन। अब देखिए एक्चुअली क्या है, यहां से बात पता नहीं लग रहा है कि 50 क्या, तो इसको वास्तव में लिखना चाहिए था ही रन्स 50 माइल्स पर आवर ऑन द हाईवे टू द टाउन। अब देखिए कोई बात जो बहुत जरूरी है स्पष्ट करने के लिए, तो वहां पे आवश्यक रूप से आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिखी गई बात वाक्य के लिए, सेंटेंस के लिए जरूरी होती है, गैर जरूरी नहीं होती है वो। इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखी गई बात आवश्यक है वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, उसको आप हटाइएगा मत। यानी जो बात सेंटेंस के लिए जरूरी है तो उसको आप किसमें लिखिएगा? ब्रैकेट के अंदर। और गैर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो किसमें लिख दीजिएगा? पेरेंथेसिस के अंदर। 50 का मतलब है 50 किलोमीटर, 50 का मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, 50 मीटर पर आवर नहीं, बल्कि क्या 50 माइल्स पर आवर। अब जब आप यहां 50 लिख दिया तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 मीटर पर आवर है, क्या है, यूनिट नहीं पता लग रही है। तो इसी वजह से इस बात को लिखना जरूरी है कि 50 माइल्स पर आवर। तो इससे पता लग गया कि 50 का मतलब क्या है, 50 माइल्स पर आवर। तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर जो बात होती है वो गैर जरूरी नहीं होती, बहुत जरूरी बात होती है। तो ब्रैकेट के अंदर आप वो बातें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट हो, सेंटेंस कंप्लीट करने के क्या हो, जरूरी हो। जबकि पेरेंथेसिस के अंदर जो बात लिखी होती है वो क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, लिखी देखिए क्या लिखा है, लिखा है 50 का मतलब 50 किलोमीटर पर आवर या 50 मीटर पर आवर नहीं, बल्कि क्या 50 माइल्स पर आवर है। किंतु यदि हम ब्रैकेट के अंदर लिखी बात को हटा दें तो वाक्य अस्पष्ट हो जाएगा कि 50 क्या किलोमीटर, मीटर या माइल या कुछ और। अतः हमें इसे हटाना नहीं चाहिए। यदि हमें ब्रैकेट तथा पेरेंथेसिस का प्रयोग एक साथ करना हो तो हम निम्न प्रकार से करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर ब्रैकेट और पेरेंथेसिस का यूज एक साथ करना हो, देखिए पेरेंथेसिस और ब्रैकेट में क्या है, पेरेंथेसिस के अंदर क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, ब्रैकेट के अंदर जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई इंफॉर्मेशन को आप हटा देंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जबकि पेरेंथेसिस के अंदर जो लिखी गई बात है अगर उसको आप हटा भी देंगे तो सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यदि हमें ब्रैकेट तथा पेरेंथेसिस का प्रयोग एक साथ करना हो तो हम इन प्रकार से करते हैं। कैसे करेंगे, पेरेंथेसिस को ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, पेरेंथेसिस को क्लोज कर सकते हैं, करते हैं। अर्थात देखिए वही मैंने आपको बताया था पीछे, ये ऐसे है, आपने पेरेंथेसिस खोला, फिर आपने ब्रैकेट, फिर आपने ब्रैकेट बंद और फिर पेरेंथेसिस, यानी कि पेरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट का यूज करिएगा, ये है तरीका। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा नहीं तो सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अर्थात पेरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट को हम रखते हैं। एग्जांपल, द अदर बॉय मुकुल। अब देखिए पेरेंथेसिस के अंदर क्या है, ब्रैकेट। ठीक, द पैकेज इंक्लूड्स सेवरल थिंग्स मेनली सीडीज, और सीडीज को लिखा है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो देखिए पेरेंथेसिस के अंदर क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। ठीक, आइए अब देखते हैं ब्रेसेस का यूज कहां होता है भैया। देखिए लिखा है वी डू नॉट यूज ब्रेसेस वेरी ऑफन इन रिटन लैंग्वेज। मैंने आपको पहले बताया था कि रिटन लैंग्वेज में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, ब्रेसेस आर मोर कॉमन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसका प्रयोग कहां होता है, मैथमेटिक्स और साइंस में होता है। पंक्चुएशन में ब्रेसेस का प्रयोग लिस्ट ऑफ इक्वल चॉइस या नंबर सेट के लिए करते हैं। मान लीजिए किसी लिस्ट, देखिए क्या है, पंक्चुएशन में ब्रेसेस का प्रयोग लिस्ट ऑफ इक्वल चॉइस, यानी एक बराबर कोई चॉइस है
तो उसको बताने के लिए या नंबर सेट को बताने के लिए करते हैं। जैसे लिखा है ही हाईलाइटेड 6 नंबर्स, उसने हाईलाइट किए थे 6 नंबर्स को। कौन कौन से हैं वो? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऑन द रूलर ही मेड, यानी किसी नंबर को दिखाने के लिए। देखिए लिखा है ना, पंक्चुएशन में ब्रेसेस का प्रयोग लिस्ट ऑफ इक्वल चॉइसेस, यानी एक ही प्रकार की चॉइस हो उसको बताने, उसकी लिस्ट को बताने के लिए, एक ही प्रकार की चॉइस हो उस लिस्ट को बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं? ब्रेसेस का यूज करते हैं। एक ही प्रकार की लिस्ट का मतलब एक जैसी चीजें, ठीक। अब देखिए सब क्या है, ये सब इवन नंबर्स ही तो है। अब ये नंबर्स हैं, इनको आपने किसमें यूज कर दिया? ब्रेसेस में यूज कर दिया। इसका यूज ना के बराबर होता है वैसे तो। यू कैन चूज अ कलर, कलर क्या क्या है? रेड, व्हाइट, ब्लू, येलो, यानी एक ही तरह की चीजें हैं, आपने किसमें लिख दिया? ब्रेसेस में, ठीक। ध्यान रखिएगा यहां ब्रेसेस ऐसे, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए डैशेस, डैश का यूज कहां होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेन पंक्चुएशन मार्क थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये जो है ये पंक्चुएशन मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये पंक्चुएशन मार्क्स उतने यूज के है नहीं। डैश, डैश का यूज कहां होता है? देखिए देयर आर 2 डैशेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 डैश होते हैं। कौन कौन से? ईएम डैश और ईएन डैश। ईएम डैश थोड़ा बड़ा होता है, ईएन डैश थोड़ा छोटा होता है। ईएम डैश, अब ईएम डैश का यूज कहां होता है देख लीजिएगा। द पंक्चुएशन ईएम डैश इज एज लॉन्ग एज द लेटर एम, यानी एम लेटर जितना बड़ा होता है, इट इज लॉन्गर देन द ईएन डैश एंड द हाइफन, और ये हाइफन से भी क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे लिखा है ईएम डैश का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। कहां कहां होता है देखिएगा। ईएम डैश का प्रयोग कुछ परिस्थितियों में कामा, पैरेंथेसिस तथा कॉलन के स्थान पर किया जा सकता है, यानी कामा, पैरेंथेसिस या कॉलन के स्थान पर आप ईएम डैश का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा है इसका प्रयोग मुख्यतः थोड़ी रुकावट या कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया जाता है। ये क्षणिक रुकावट के लिए या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए इसका यूज करते हैं। इसका प्रयोग किसी रुकावट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है माय फादर अ ग्रेट पर्सन हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। अब ये लिखा है अ ग्रेट पर्सन, एक्चुअली ये क्या है? ये केस इन अपोजिशन है। अब किसी केस इन अपोजिशन को उसके नाउन या प्रोनाउन से अलग करने के लिए हम कामा लगाते हैं, उसी के बदले क्या लग गया है? ईएम डैश लग गया है। क्या ही दिक्कत है? देखिए इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, माय फादर अ ग्रेट पर्सन हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो देखिए यानी कामा के बदले आप यूज कर सकते हैं ईएम डैश का। माय फादर अ ग्रेट पर्सन, अब देखिए पैरेंथेसिस का यूज कहां करते हैं? कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी नाउन प्रोनाउन के लिए, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपने पैरेंथेसिस लगा दिया। केस पोजीशन थी, आपने कामा का यूज किया, और आप वहां पे यानी पैरेंथेसिस का यूज कामा या पैरेंथेसिस सॉरी ईएम डैश का यूज आप कामा तथा पैरेंथेसिस के बदले कर सकते हैं। ये बातें एक प्रकार ही लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए लिखा है द ओनली पर्सन दैट केयर अबाउट अपार्ट फ्रॉम यू इज श्याम। अब देखिए करा द ओनली पर्सन दैट आई केयर अबाउट, यानी थोड़ी रुकावट है, केवल वही आदमी दैट आई केयर अबाउट, जिसका मैं चिंता करता हूं, अब थोड़ी रुकावट के लिए अपार्ट फ्रॉम यू, तुम्हारे अतिरिक्त, इज श्याम, यानी कुल मिला के किसी थोड़ी रुकावट के लिए भी आप ईएम डैश का यूज इस तरह से कर सकते हैं। ये सब चीजें एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे लिखा है अ पर्सन दैट आई केयर अबाउट, अब ये लिखा है द ओनली पर्सन दैट आई केयर अबाउट, ये लिखा दैट आई केयर अबाउट, ये क्या है? ये भाई नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज किसके लिए आई है? पर्सन के लिए आई है। तो केस इन पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा सॉरी, ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह बन गया, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज है ना, केस इन पोजीशन नहीं है। तो अब देखिए ये बात यहां कंप्लीट हुई, थोड़ा रुकावट के लिए आपने कामा लगा दिया, अपार्ट फ्रॉम यू, अब ये प्रीपोजिशन फ्रेज की तरह से यूज हो गया है, थोड़ी सी रुकावट है, आपने कामा का यूज कर दिया। यानी कुल मिला के आपको मैं बताऊं, आप ईएम डैश का यूज क्षणिक रुकावट के लिए कामा के बदले या पैरेंथेसिस के बदले भी कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात इन सब में है नहीं, ये बहुत नॉर्मल है, इनका यूज इतना ज्यादा है नहीं, फिर भी जहां जहां होता है आप देख लीजिए। अ पर्सन दैट आई केयर अबाउट, करा पर्सन जिसकी मैं चिंता करता हूं। अब
अब यहाँ पे आप थोड़ा ठहर रहे हैं, थोड़ी रुकावट की आपने, तो आप EM डैश लगा दिया। अपार्ट फ्रॉम यू, तुम्हारे अतिरिक्त। अब यहाँ फिर आप थोड़ा ठहर रहे हैं, इज श्याम, तो जहां आप थोड़ा रुकावट कर रहे हैं तो वहां पे क्या लगा दिया, EM डैश लगा दिया। द ओनली पर्सन दैट आई केयर अबाउट, अब एक बात थोड़ी सी कंप्लीट हो गई, अब फिर आप रुक रहे हैं तो यहाँ आप कामा भी लगा सकते हैं। कामा को क्या करते हैं, बहुत क्षणिक रुकावट के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम यू, फिर आप रुक रहे हैं क्षणिक, तो आपने क्या लगा दिया, कामा लगा दिया, इज श्याम। देखिए, द ओनली पर्सन दैट आई केयर अबाउट अपार्ट फ्रॉम यू। अब देखिए, आप इस बात को पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं, इज श्याम। वी शुड नॉट गिव स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द डैशेज। देखिए ध्यान रखिएगा, डैश का क्या होता है, EM डैश हो चाहे EN डैश हो, अगर वी शुड नॉट गिव स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द डैशेज, यानी डैश का यूज जहां करें उसके पहले या बाद में स्पेस का यूज ना करें, ठीक है। फिर देखिए लिखा है, वी यूज EN डैश टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ अ सेंटेंस एंड सम ऑफ टॉपिक इंफॉर्मेशन वी जनरली यूज parenthesis in these type of conditions। देखिए, देखिए लिखा है, अगला लिखा है, वी यूज EM डैश, वी यूज EM डैश टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के फ्लो को बाधित करने के लिए, एंड सम ऑफ टॉपिक इंफॉर्मेशन, और कुछ टॉपिक की इंफॉर्मेशन देने के लिए, यानी किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, क्षणिक रुकावट के लिए, बाधा के लिए हम वी जनरली यूज पैरेंथेसिस इन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। देखिए, इंफॉर्मेशन देनी है तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, और क्षणिक रुकावट के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, बाधा डालने के लिए क्या करते हैं आप, EM डैश का यूज करते हैं। जैसे लिखा है, ही शाउटेड एट मी, आप थोड़ा रुके, नो वन साइड कमिंग, फिर आप रुके, एंड लेफ्ट द क्लास इन हवी, यानी क्षणिक रुकावट के लिए आप क्या करते हैं, EM डैश का यूज करते हैं। देखिए लिखा, ही शाउटेड एट मी, नो वन साइड कमिंग, किसी ने इसको देखा नहीं, ठीक है, एंड लेफ्ट द क्लास इन हरी, यानी कुल मिला के कोई इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं अतिरिक्त, तो आप क्या लगा दीजिए, पैरेंथेसिस का यूज कर दीजिए। बाधा उत्पन्न करने के लिए भी आप EM डैश का यूज करते हैं। तो एक जैसे यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है नहीं है। आई देख लिखा गया, लास्ट नाइट वाज अमेजिंग, ठीक, वी सिट इन द रूम, लिसन्ड टू सम सॉन्ग्स। फिर देखिए लिखा गया, लास्ट नाइट वाज अमेजिंग, लास्ट नाइट बड़ी अमेजिंग थी, वी सैट इन द रूम, हम रूम में बैठे थे, लिसन टू सम म्यूजिक, सुन रहे थे, कुछ सॉन्ग को सुन रहे थे, सम सॉन्ग्स। अब यहां पे आप रुके, लुक्ड एट मी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, फिर आप थोड़ा रुके, एंड टॉक्ड अबाउट सम फनी चाइल्डहुड स्टोरी, यानी क्षणिक बाधा को, यानी किसी बात को आप कह रहे हैं, रुक गए, फिर कह रहे हैं, फिर रुक गए, फिर कह रहे हैं, फिर रुक गए, यानी किसी बात को कहे रुक जाए, कहे रुक जाए, कहे रुक जाए, तो ये रुकावट के लिए आप EM डैश का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है, टॉक्ड अबाउट सम फनी हो गया, वी यूज EM डैश टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट जस्ट लाइक अ कॉलन, जैसे किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये सामान चाहिए, सामान है पेन पेंसिल किताब, जो आप जब आप कॉलन का यूज करते थे किसी लिस्ट को बताने के लिए, उसी कॉलन की तरह आप EM डैश का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, कॉलन का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखिए कहां कहां करते हैं, यानी क्षणिक रुकावट के लिए आप जहां भी क्षणिक रुकावट आपको दिखे, आप लगा लीजिए क्या, EM डैश। फिर देखिए लिखा गया, स्टूडेंट नीड्स 3 थिंग्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, स्टूडेंट को 3 चीजें चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। अब यहाँ आप कौन कौन सी 3 चीजें हैं, डेडिकेशन, पैशन और कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे आप क्या लगाते, कॉलन लगाते, उसी के बदले पे क्या लगा दिया है, EM डैश लगा दिया है। यानी किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप EM डैश का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नीड 3 थिंग्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अब यहाँ आप कॉलन का यूज तो कर ही सकते थे, पीछे हमने पढ़ा भी है, डेडिकेशन, पैशन और कंसिस्टेंसी। देखिए लिखा है, वी आर लर्निंग 3 लैंग्वेजेज, कौन कौन से लैंग्वेजेज है, अब आप लगाते कॉलन और फिर लैंग्वेज का नाम बताते, उसी कॉलन के बदले आप क्या लगा सकते हैं, EM डैश, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। वी आर लर्निंग 3 लैंग्वेजेज, कॉलन, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। अब देखिए EN डैश, EN डैश
के बाद क्या है, हाइफन है। आइए ई एन डैश देख लेते हैं। देखिए लिखा है द पंक्चुएशन ई एन डैश इज स्मॉलर देन ई एम डैश। ई एम डैश के बदले ये थोड़ा छोटा होता है, बट बिगर देन द हाइफन, पर हाइफन से क्या होता है, बड़ा होता है। इट इज एज लॉन्ग एज द लेटर एन इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी लेटर एन के बराबर बड़ा होता है। वी यूज ई एन डैश टू इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ नंबर्स, टाइम एंड डेट्स, यानी जैसे आप कहते नहीं है मतलब देखिए किसी नंबर की, देखिए क्या लिखा है, वी यूज ई एन डैश टू इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स की रेंज बताने के लिए, टाइम एंड डेट के लिए भी आप यूज करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको नंबर की रेंज का मतलब क्या है, समझ पाएंगे आप। जैसे आपने कहा 3 से लेके 100 तक की गिनती लिख डालो, तो अब ये क्या है, रेंज बता रहे हैं आप, यहां से लेकर यहां तक। इसको बताने के लिए भी आप क्या करते हैं, ई एन डैश का यूज करते हैं। या आप जब डेट लिखते हैं, जब आप डेट लिख रहे हैं तो आपने डेट लिखी 12/10/2025, तो देखिए डेट को लिखने के लिए भी आप ई एन डैश का यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा है वी शुड नॉट यूज स्पेस बिफोर एंड आफ्टर डैशेज, ये बात पहले भी मैंने बताई आपको, डैश के पहले और डैश के बाद स्पेस का यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट शुड स्टडी एट लीस्ट 8 to 10 आवर्स, वही मैंने बताया ना, रेंज बताने के लिए 8 से 10 घंटा, ये रेंज बता रहा है, यानी 8 घंटे से 10 घंटा, तो रेंज बताने के लिए आप ई एन डैश का यूज करते हैं। चैप्टर 3 to 7, यानी 3 से लेकर 7 चैप्टर तक, यानी रेंज बता रहा है, तो रेंज बताने के लिए आप ई एन डैश का यूज करें। आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन दिस बुक, यू कैन कम 9 to 10 PM, ठीक, यानी कुल मिलाकर रेंज बताने के लिए, यहां से लेकर यहां तक कोई रेंज बताने के लिए भी आप क्या कहते हैं, ई एन डैश का यूज करते हैं। डेट के लिए कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ये डेट जब लिखते हैं आप, फिर देखिए लिखा है यू कैन कम, अच्छा यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके रेंज को व्यक्त किया गया हो तो हम ई एन डैश का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए अगर प्रीपोजिशन का यूज कर दिया आपने तो फिर ई एन डैश का यूज ना करें, क्योंकि ई एन डैश भी जो है रेंज बताता है और प्रीपोजिशन भी रेंज ही बताता है, दोनों का प्रयोग एक साथ ना करें। He will be here from 8 AM है, ये है ना, गलती से CM लिख गया है, ये 8 AM है, 8 AM to 12:30 PM। अब देखिए फ्रॉम का यूज कर दिया आपने, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन लगा दिया तो फिर आप इसका यूज ना करें, ठीक। आई विल बी देयर फ्रॉम 8 AM to 12:30 PM, ये सही है, यानी प्रीपोजिशन का यूज कर दें तो फिर ई एन डैश का यूज आप ना करें। बिटवीन अप्रैल अक्टूबर, यानी अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में, इंडिया इज प्लेइंग 5 टेस्ट सीरीज, ठीक है, यानी आप ये रेंज बता रहे हैं कि अप्रैल से लेकर कहां तक, अक्टूबर तक, यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इसका मतलब हो गया बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर इंडिया इज प्लेइंग 5 टेस्ट सीरीज, इसका यही मतलब हो गया, ठीक है। आइए देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए लिखा है किसी चीज का परिणाम का तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए भी हम ई एन डैश का प्रयोग करते हैं। अब मैं समझाता हूं, तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा कि भारत ने सीरीज 5-1 से जीत ली, तो तुलना कर रहे हैं आप कि भारत ने 5 मैच जीता और किसी पाकिस्तान या कोई और टीम में कितना मैच जीता, 1 मैच जीता। ये तुलनात्मक बात कहनी होती है, तब भी आप ई एन डैश का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है इंडिया वन द सीरीज 5-1 एंड शॉक द, देखिए इंडिया सीरीज जीत ली थी 5-1 से, यानी 5 मैच इंडियन जीता था, 1 मैच किसी और टीम में जीता था। इंडिया बीट पाकिस्तान 5-2 इन टेस्ट सीरीज, यानी 5 मैच इंडियन जीते, 2 मैच। अब ये क्या कर रहे हैं आप परिणाम बता रहे हैं और तुलनात्मक व्याख्या कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या करते हैं आप ई एन डैश का यूज करते हैं। 2 शब्दों के बीच संबंध बताने के लिए भी हम ई एन डैश का प्रयोग करते हैं। इस तरह के संबंध बताने के लिए स्लैश का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। जैसे लिखा है वी कांट विजिट इंडिया चाइना बॉर्डर राइट नाउ, यानी कि कह रहा है, संबंध बता रहा है कि हम नहीं विजिट कर सकते इंडिया चाइना के बॉर्डर को, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वी कांट विजिट इंडिया चाइना बॉर्डर, यानी कि कोई संबंध बताना हो तब भी, देखिए 2 शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है। संबंध क्या है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है हम उसको अभी देख सकते हैं, वहां जा सकते नहीं है, तो आप ये संबंध बता रहे हैं इस तरह से 2 शब्दों के बीच का,
तो आप वहां क्या लगा सकते हैं, ई एन डैश, या वहां पे आप स्लैश भी लगा सकते हैं। ठीक, समझ पा रहे होंगे। फिर लिखा है द इंडिया इंग्लैंड फ्लाइट टेक 20 आवर्स, यानी इंडिया से इंग्लैंड की फ्लाइट के लिए कितना घंटा लगता है, 20 घंटा लगता है। तो आप ये संबंधों के बीच में, दो शब्दों के बीच में क्या बता रहे हैं, संबंध, कि इंडिया और इंग्लैंड का संबंध बता रहे हैं कि इनके बीच की फ्लाइट टाइम कितना लगता है, 20 घंटा। इस तरह से संबंध बताने के लिए भी आप ई एन डैश का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये संबंध बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्लैश का यूज भी करते हैं। ठीक, जैसे लिखा है द इंडिया इंग्लैंड, यानी ये आप संबंध बता रहे हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो फ्लाइट है, इन दोनों फ्लाइट का जो टाइम है वो कितना है, 20 घंटा है। तो आप संबंध बता रहे हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच की जो फ्लाइट, रिलेशन इस तरह से बताने के लिए भी आप ई एन डैश का यूज कर सकते हैं या स्लैश का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा हाइफन है। हाइफन के बाद बस खत्म ही होगा। फिर क्या है, इन्वर्टेड कामाज है, एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, कल ये हमारी क्लास, ये पंक्चुएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। पढ़ते रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।